जरा सा सोच के देखिए, वो घर जिसमें आपने पहली बार अपनी आंखें खोली थी, अब सिर्फ पानी में तैरते हुए छप्पर का टुकड़ा नजर आ रहा है। वो खेत जिसमें कभी सोना उगा करता था, अब सिर्फ कीचड़ और दलदल नजर आ रहा है। वो आंगन जिसमें मां की रसोई की खुशबू थी, अब मरे जानवर और सड़े पानी की बस बदबू आ रही है। ये कहानी एक गांव की नहीं, ये बिहार राज्य की है। हर साल हर बार यही नजारा और हर बार वही सवाल, क्या यह सिर्फ कुदरत का कहर है या फिर इंसानों की बनाई हुई तबाही। इस साल बाढ़ ने बिहार के 14 से ज्यादा जिले तबाह कर दिए। उसमें शामिल है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, गोपालगंज, चंपारण, भागलपुर और समस्तीपुर। नेपाल के बराज से अचानक छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी रातों रात गांव में घूमने लगा और गांव को डुबो दिया। लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिल पाया। कई गांव ऐसे हैं जो आज भी पूरी तरीके से टापू बन चुके हैं। चारों तरफ बस पानी और बीच में फंसे इंसान। बाढ़ सिर्फ बारिश से नहीं आती, बाढ़ प्लानिंग की मौत से आती है। देखिए कितने सवाल खड़े होते हैं। नेपाल से छोड़ा पानी, कोसी और गंडक पे कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है आज तक। तटबंधों की लापरवाही। बिहार में 3700 किलोमीटर तटबंध है, लेकिन 20% में आपको बड़ी दरारें मिलेंगी। अब जरा सा भ्रष्टाचार का आलम देखिए। हर साल मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खा लिए जाते हैं, पर जब पानी आता है तो तटबंध एकदम कागज की तरह फट जाया करते हैं। गाद जमाव और जंगल की कटाई। नदियों की गहराई घट चुकी है, पानी फैलकर गांव के अंदर घुस जाता है। शहरी निकास व्यवस्था का अभाव भी साबित होता है। पटना जैसे बड़े शहर भी अब पूरी तरीके से टापू और तालाब बन चुके हैं। अब यहाँ पे राहत और रेस्क्यू के तैयारी में भी अभाव नजर आता है। हर बार बाढ़ के बाद नाव, राहत सामग्री, मेडिकल टीम की कमी साबित हो जाती है। किसी भी डेटा में आप उठा के देख लीजिए। एक आदमी अपने 75 साल के पिता को कंधे पर उठाकर 3 किलोमीटर पैदल चले क्योंकि नाव तक नहीं थी। एक महिला 6 महीने के बच्चे को बचाने की कोशिश में घंटों पानी में फंसी रही, लेकिन अस्पताल तक पहुंचने से पहले बच्चे ने दम तोड़ दिया था। जरा सा एक दुखिया का आलम सुनिए। उन्होंने कहा, हमारा 10 लोगों का परिवार है, पूरा घर पानी में तैर गया, अब हम तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर है, 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही है। ये वो दर्द है जिसे न तो अखबार पूरी तरीके से छापता है, न ही नेता पूरी तरीके से सुनते हैं। हर साल यही होता है। बारिश आती है, पानी भरता है, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, नेता हाथ हिलाते हैं और मीडिया के कैमरे घूमते हैं, फिर सब खामोश और अगला साल आ जाता है। अगर जापान, नीदरलैंड और बांग्लादेश जैसे देश अपने पानी को काबू में कर सकते हैं, तो बिहार आखिरकार क्यों नहीं कर सकता? क्यों वहां ईमानदार नीतियां नहीं हैं, या फाइलों में योजनाएं बनती हैं और जमीन पर बर्बादी उतरती है? यह पानी सिर्फ गांव का नहीं, हमारी उम्मीदों को डुबाता है। बाढ़ से बड़ा खतरा वो सिस्टम है जो सालों से बह रहा है भ्रष्टाचार की धरा में। आज कई सवाल हैं। क्या बिहार हर साल डूबता रहेगा और हम बस टीवी पर तस्वीरें देखते रहेंगे, या फिर हम उस पानी में बैठे मगरमच्छों को पहचानेंगे जो जनता की जिंदगी को खा रहे हैं? बिहार बाढ़ से नहीं, बेईमानी से डूब रहा है, और जब तक ये बेईमानी बहती रहेगी, गंगा की धारा में सिर्फ पानी नहीं, हमारी लाशें भी बहती रहेंगी। आखिरकार इन नेताओं को कब शर्म आएगी और कब ये नेता इस बिहार के भविष्य का सुधार करेंगे? आखिरकार कब तक इस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चलता रहेगा? जब बाढ़ आती है तब इनकी नीतियां सामने आती हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल किया गया।
और यहां बस जिम्मेदार बिहार के नेता ही नहीं, यहां जिम्मेदार बिहार के व्यक्ति भी हैं, यहां जिम्मेदार बिहार के वोटर भी साबित होते हैं। बिहार में इतनी बड़ी राजनीति की खेल खेली जाती है कि जब चुनाव आता है तो लोग अपनी जाति देख के वोट देते हैं। मेरी जात के इस पार्टी से ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, इनको जिता देते हैं। तो इतना समझ लीजिए, जब तक इस तरीके से आप जाति देखकर वोट देते रहेंगे तब ये बिहार इस तरीके से डूबता रहेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल बाढ़ आता है, हर साल बिहार को डुबा ले जाता है और बिहार को बहा ले जाता है। उसमें बहती है लोगों की आस, लोगों की कमाई और लोगों का घर, और लोग खुद भी बह जाते हैं और मौत की कगार तक पहुंच जाते हैं।